तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो आप में से बहुत लोग ये जानते ही होंगे कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो इनडायरेक्टली या तो किसी तीसरे इंसान के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है, जैसे कि जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स सारी अर्न की हुई इनकम और प्रॉफिट पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स सभी गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सारी उत्पादित होने वाली चीज़ों पर और सेवाओं पर। तो जैसा कि हमारा टॉपिक इनकम टैक्स है, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे, जिसमें आज मैं आपको इनकम टैक्स हेड्स, टैक्स रेट्स, डिडक्शंस और टीडीएस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इनकम टैक्स एक किस्म का डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे कोई इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन खुद को इनकम और प्रॉफिट मिलने पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। और ये इनकम टैक्स उस इनकम पर पे किया जाता है जो हमने प्रीवियस ईयर में अर्न की हुई होती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि प्रीवियस ईयर क्या है। तो इनकम टैक्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं, इसके साथ साथ असेसमेंट ईयर भी होता है। तो आइए हम दोनों को समझते हैं। तो प्रीवियस ईयर यानी कि वो ईयर जिसमें एसएससी अपनी इनकम अर्न करता है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अब बात आती है असेसमेंट ईयर की। तो जिस ईयर में इनकम एसेस की जाती है, इसे अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिस साल में इनकम की गिनती की जाती है और एट द सेम टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, तो उस ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिलहाल अगर नवंबर 2021 चल रहा है, तो मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक रहेगा। तो इस वाले प्रीवियस ईयर के दौरान मुझे जो भी इनकम हुई होगी, उन सभी पर मैं इस असेसमेंट ईयर में, जो कि फिलहाल अभी चल रहा है, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा। तो अगर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो इसका ये ज़रा भी मतलब नहीं बनता कि मुझे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो फिर से ये सवाल उठना जायज़ है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत क्या है। तो आईटीआर फाइल करना उन लोगों के लिए कंपलसरी बन जाता है जिनकी एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 से ज़्यादा हो। लेकिन अगर उनकी एनुअल या तो सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि जब टैक्स पे ही नहीं करना है, तो आईटीआर फाइल क्यों करें। तो आईटीआर फाइल करना एक बहुत अहम स्टेप होता है। साथ ही इसके बहुत से बेनिफिट भी हैं, जो हम फिर आगे अलग से देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स के पहले टर्म, इनकम टैक्स हेड्स को। तो इनकम टैक्स में 5 इनकम हेड्स हैं। तो किसी भी पर्सन ने अर्न की हुई कोई भी इनकम इन 5 में से कोई ना कोई एक हेड के अंडर आती है। तो वो 5 हेड कुछ इस तरह हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आइए इन सभी हेड्स को एक एक करके समझते हैं। तो सैलरी इनकम यानी कि वो इनकम जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से अर्न करता है। अगर इसे आम भाषा में समझाएं तो कोई व्यक्ति कोई काम करने पर काम करवाने वाले से जो भी शुल्क लेता है, वो सारी शुल्क या इनकम की रकम सैलरी के हेड में गिनी जाती है। तो अगला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस इनकम हेड में जब टेनेंट द्वारा हाउस ओनर को जो रेंट दिया जाता है, तो उस रेंट को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिना जाता है। इसको अगर सरल शब्दों में कहूँ तो किराएदार द्वारा मकान का उपयोग करने पर मकान मालिक को जो भी फीस दी जाती है, वो रकम मकान मालिक के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिनी जाती है। तो अगला हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं मेरे बिजनेस में आए हुए टोटल रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंस माइनस करूंगा। तो उसके बाद मेरे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट आएगी, वो अमाउंट को मैं इस हेड के तहत फाइल करूंगा। तो अगला हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कोई भी प्रॉपर्टी, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज वगैरह को सेल करके जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, उन सभी को इस हेड में एसेस किया जाता है, जिसे हम कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन भी कहते हैं।
तो सबसे आखिरी हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो सारी ही इनकम आ जाती है जो ऊपर के चारों हेड में से किसी में ना आती हो, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, पेंशन, कमीशन एक्सेट्रा। तो अब इन पांचों ही इनकम टैक्स हेड की जो टोटल इनकम निकल के आती है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शन वो स्पेसिफाइड और सिलेक्टेड एक्सपेंस या तो खर्चे होते हैं जो हम प्रीवियस ईयर में करते हैं। ये सारे स्पेसिफाइड खर्चे अगर हमने किए हैं तो वो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और बच्चों की ट्यूशन फीस, ये सारे डिडक्शंस के एग्जांपल हैं। तो अब हमने ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस किए, तब जो अमाउंट निकल के आता है वो होता है नेट इनकम। तो अब सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेनली दो तरह की टैक्सेशन सिस्टम के ऑप्शंस देती है। उसमें से जो पहली सिस्टम देखने वाले हैं वो कोई भी इंडिविजुअल और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अप्लाई कर सकता है, जिसके टैक्स के स्लैब देखे तो 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज़्यादा पर 30% टैक्स लगता है। और इन सब के अलावा इंडिविजुअल को एक और बेनिफिट भी मिलता है। तो जिनकी इनकम सालाना 5 लाख तक रहती है उन्हें 12,500 तक की रिबेट मिलती है। इसके नतीजे के रूप में जिनकी इनकम 5 लाख तक हुई उन्हें सीधे तौर पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और सैलरीड पर्सन को तो एक और डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि उनकी ग्रॉस टोटल इनकम में 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो ये तो हो गई पहली टैक्सेशन सिस्टम की बात, जिसे आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वेबसाइट पर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के रूप में दिखाया जाता है। तो चलिए दूसरी टैक्सेशन सिस्टम या तो न्यू टैक्सेशन सिस्टम को भी जान लेते हैं, जिसके अगर टैक्स के स्लैब देखें तो 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ज़्यादा पर 30%। अगर आप पहले वाली या यूँ कहो कि पुराने सिस्टम से टैक्स पे करना चाहते हो तो आप डिडक्शंस का बेनिफिट मैक्सिमम उठा सकोगे, और दूसरी वाली या तो नए सिस्टम के स्लैब्स के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स पे करना चाहते हो तो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट कट जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है TDS, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर पेयर रिसीवर को पेमेंट करता है और वो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो पेयर ही उसमें से टैक्स काट कर बाकी की अमाउंट पे करेगा। तो इस काटी हुई टैक्स की अमाउंट को कहते हैं TDS। ये आमतौर पर शेयर मार्केट में, बैंक FDs के इंटरेस्ट पर या तो सैलरी, इन सभी चीज़ों पर लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है और वो अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है, चलो मान लीजिए 3 लाख है, तो टैक्स स्लैब्स के मुताबिक मुझे 3 लाख पर 5% के हिसाब से 15,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एज एन एम्प्लॉयर मैं अपने एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए ना देकर 3 लाख में से 15,000 टैक्स माइनस करके यानी कि 2,85,000 ही दूंगा। इसमें से जो 15,000 रुपये कटे उसे ही कहा जाता है TDS। इस एग्जाम्पल में आप ये बात प्लीज़ नोट कीजिए कि मैंने इसमें कोई भी रिबेट या डिडक्शंस का बेनिफिट सामने वाले बंदे को नहीं दिया है। ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया। तो दोस्तों, इन सभी टर्म्स को हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। यह वीडियो बनाने का हमारा यही मोटिव था कि हम इनकम टैक्स और उनके सारे टर्म्स की बेसिक जानकारी आपको दे पाए। तो इसी के साथ हमारा इनकम टैक्स पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं इनकम टैक्स के नेक्स्ट पार्ट में।